दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी ट्रांस को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही हम एंड में मूवी को आसान भाषा में भी समझाएंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दीवार पर लिखी एक लाइन को दिखाया जाता है, जिसका मतलब था कि कामयाबी किसी लिफ्ट पर चढ़कर नहीं बल्कि एक सीढ़ी चढ़कर ही प्राप्त होती है। इसके बाद कैमरा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ हम विज्जू को देखते हैं जो कि आईने में देखकर खुद को ही मोटिवेट कर रहा होता है। फिर वो शीशे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और निकल पड़ता अपने काम पर, जहाँ एक लिफ्ट में उसे कविता नाम की एक लेडी दिखती है, जिसे लिफ्ट के अंदर काफी पसीना आ रहा था और सभी को उतर जाने के बाद उस लेडी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसको विज्जू अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैम, क्लोस्ट्रोफोबिया का इलाज हो सकता है। असल में बंद जगहों में जिसे डर लगता है उसे इनाम दिया गया है। कविता उसका कार्ड ले लेती है और उसी दौरान अचानक से लाइट जाने के कारण लिफ्ट वहीं अटक जाती है, जो देख कविता और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है। इस पर विज्जू उसे लंबी लंबी सांसें लेने के लिए कहता है और इससे कविता को काफी रिलैक्स फील होता है। हालांकि अगले ही पल जनरेटर चलने से लाइट वापस आ जाती है और लिफ्ट चलने लग जाती है। यहाँ विज्जू कविता को अपनी क्लास अटेंड करने के लिए इन्वाइट करता है, जिस पर कविता कहती कि मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ तो मैं बस 1-2 दिन के लिए आई थी। इतना कहने के बाद कविता विज्जू को थैंक यू बोलकर चली जाती है। फिर हम विज्जू को उसकी मोटिवेशनल क्लासेस लेते हुए देखते हैं, जिसमें ज्यादातर बूढ़े लोग ही होते हैं और इन क्लासेस से उसका खर्चा भी नहीं निकल पाता है, इसलिए वो खर्चा पूरा करने के लिए एक होटल में वेटर का काम करता है। अब शाम को अपनी शिफ्ट पूरी करके जब विज्जू अपने घर आता है तो वहाँ लाइट नहीं होती, क्योंकि विज्जू के छोटे भाई कुंजन ने बिजली का बिल नहीं भरा था, जबकि विज्जू उसे पैसे देकर गया था। असल में कुंजन ने इन पैसों से एक नए रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था, जो बात वो बताकर विज्जू से माफी मांगता है। विज्जू अपने भाई को इसके लिए कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उल्टा वो कुंजन से कहता है कि तुम अकेले क्यों गए, मुझे भी बताते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता ना। फिलहाल अगली सुबह जब विज्जू सो रहा होता है तो उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं, जिनसे पता नहीं क्यों डर के मारे वो किचन की तरफ भागता है। तो वहाँ कुंजन विज्जू के लिए खाना बना रहा था। तब कुंजन के हाथ में चाकू देख विज्जू वहाँ रखे सभी चाकू, नोकीली चीजें और हथौड़े को उठाकर बाथरूम में ले जाता है, जो बात कुंजन को काफी अजीब लगती है। और इस पॉइंट पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बार कुंजन ने हथौड़े से विज्जू पर वार कर दिया था। तब विज्जू के सर से काफी खून बहा था और मजबूरी में विज्जू को ना चाहते हुए भी कुंजन को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, क्योंकि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। फिर जैसे विज्जू को पता चलता है कि कुंजन ठीक हो रहा है तो वो अपने भाई को वापस घर ले आया। हालांकि अब फिर से कुंजन की हालत पहले जैसी हो रही थी, जिससे जब विज्जू बात कर रहा होता है तब वो देखता है कि कुंजन के पैर कांप रहे हैं। तब वो कुंजन को उसकी दवा लेने के लिए कहता है। जवाब में कुंजन कहता है कि ये दवा मुझे और भी ज्यादा पागल बनाती जा रही है, जिसकी इस बात पर विज्जू ज्यादा ध्यान नहीं देता और कुंजन को दवाई देने लगता है। तब इससे तंग आकर कुंजन एक बार फिर विज्जू को मारने लगता है। अगले सीन में हम विज्जू को डॉक्टर से कुंजन की हालत को लेकर बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो जब घर आता है तो विज्जू को अपने भाई का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि भाई, मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ हमें छोड़कर चली गई थी। दरअसल विज्जू और कुंजन जब एक दिन स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली है। बाकी उनके पिता पहले से ही नहीं थे और अब इन दोनों बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बड़ा भाई होने के नाते विज्जू बचपन से ही बीच पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने और अपने भाई की जरूरतें पूरी करने लगा। लेकिन इस दौरान उसका भाई घर में अकेला पड़ा रहता था, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसे हर समय अपनी माँ की याद आती रहती थी, जिस कारण से उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा और आज वो आक्रामक हो चुका है। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद विज्जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई को कॉल करता है, जिसकी आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। और जब विज्जू वहाँ जाकर देखता है तो पंखे से लटक कर कुंजन ने भी अपनी जान ले ली थी। इस बात का सदमा विज्जू बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने भाई की मौत का उस पर इतना बुरा असर पड़ा था कि वो पंखे से भी डरने लगता है। फिर जब उससे सहन नहीं होता तो वो कुंजन की दवाओं को खाने लग जाता है और जब अकेलापन ज्यादा ही बढ़ गया तो वो अपना सामान पैक करके मुंबई आ जाता है। लेकिन यहाँ आकर भी शायद उसे सुकून नहीं मिल पाता। तब वो रोते हुए अपने डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि सर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम विज्जू को मुंबई में देखते हैं, जहाँ वो अपना गुजारा करने के लिए कोरियर बॉय की जॉब कर रहा होता है। इस दौरान बीच रोड पर विज्जू की मुलाकात कविता से होती है, जो कि विज्जू को पहचान जाती है और वो उससे कहते कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी और उससे मुझे काफी मदद भी मिली। बातों में हम जान पाते हैं कि कविता पेशे से कास्टिंग डायरेक्टर है। जो बात जैसे विज्जू को पता लगती है, वो कविता से कहता है कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इस पर कविता उसे एक जगह
जगह पर इंटरव्यू के लिए भेजती है, जहाँ विज्जू की मुलाकात सोलोमन और मैथ्यूस नाम के दो लोगों से होती है। वो विज्जू से कहते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, तुम्हें लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना आता है। वैसे तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़? आप करोड़ का नाम सुनते ही विज्जू की आंखें चमक जाती हैं और वो सोलोमन से पूछ ही लेता है कि आप इतना सारा पैसा मुझे किस काम के लिए देंगे। इस पर सोलोमन जवाब देता है कि तुम्हें लोगों को एक खास तरह की दवाई देनी होगी जो कि उनके धर्म पर विश्वास को अंधविश्वास में बदल देगी और इससे हम सभी मिलकर काफी सारा पैसा कमाएंगे। बस इसके लिए तुम्हें लोगों के सामने एक स्पिरिचुअल गुरु यानी कि पेस्टर बनकर आना होगा। तुम्हारे चमत्कार से गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे और अंधों को दिखने लगेगा। ये सारी बात सुनकर विज्जू कहता है कि भला मैं ये सब कैसे करूंगा? तो मैथ्यूस कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हम तुम्हें सिखा देंगे। बस तुम ये बताओ तुम ये करोगे या नहीं? अगर हाँ है तो हाथ मिलाओ और नहीं तो भूल जाओ कि हमारी कोई ऐसी मीटिंग हुई थी। अब ये मौका विज्जू के लिए उसका सपना पूरा होने जैसा था, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहता था कि वो बड़े से स्टेज पर खड़ा होकर बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह लोगों को मोटिवेट करे और ये करने से उसका सपना पूरा हो रहा था। इसलिए विज्जू हाँ कर देता है, पर इसके लिए विज्जू को अवराचन नाम के आदमी से क्रिश्चियनिटी और उसके बारे में सब कुछ सीखने की ट्रेनिंग करनी होगी, जो सब कुछ विज्जू सिर्फ 6 महीनों में सीख लेता है। और फिर वो कई सारे लोगों के सामने अपना पहला शो करता है, जिसमें वो लोगों को अपनी बातों से काफी प्रभावित कर लेता है। साथ ही उसने अपना नाम विज्जू से जोशुआ कर लिया था और इस नाम से उसे अब हर कोई जानता था। इसके बाद एक शो में वो एक औरत के पैरों को ठीक कर देता है, जो कि चलना छोड़ो दौड़ने लग जाती है। ये सारी चीजें प्लान थी, यहाँ तक कि वो औरत भी इन्हीं लोगों से मिली हुई थी, जिसे विज्जू ने उसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चुना था। दरअसल इस पूरे शो के दौरान अवराचन विज्जू को बताता रहता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। फिर जल्दी विज्जू हर जगह पर पॉपुलर हो जाता है और वो भी यही चाहता था। अब एक दिन एक रिपोर्टर विज्जू को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जो कि विज्जू को इंटरव्यू के दौरान ही बताता है कि हम लाइव हैं। दरअसल वो रिपोर्टर चाहता था कि विज्जू लाइव सभी के सामने कोई चमत्कार करके खुद को साबित करे। इस पर विज्जू इस रिपोर्टर को चलने के लिए कहता है और जैसे रिपोर्टर उठता है वैसे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ असल में विज्जू ने उस ऑफिस के पियोन के जरिए ब्रेक के दौरान रिपोर्टर को कोई दवा उसकी ड्रिंक में मिलाकर दे दी थी, जिससे रिपोर्टर बेहोश हो गया था। यही चीज जब मेडिकल रिपोर्ट में आती है तो हर चैनल पर ये न्यूज चलने लगती है और उसे देख सोलोमन और मैथ्यूस विज्जू को ऐसा करने के लिए सुनाने लगते हैं, क्योंकि ये सब विज्जू ने उनसे बिना बताए किया था। सोलोमन कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें हटाकर किसी और को ले आएंगे। ये बात सुनकर विज्जू भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के बारे में सभी को बता दूंगा। इस पर सोलोमन कहता है कि हमें कोई जानता भी नहीं, क्योंकि हम पर्दे के पीछे से काम करते हैं, उन्हें तो सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखता है, तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहने के बाद उनकी लड़ाई हो जाती है और सोलोमन विज्जू पर गोल्फ स्टिक से वार करता है और विज्जू कोमा में चला जाता है। अब इस पॉइंट पर सोलोमन और मैथ्यूस ने विज्जू के रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया था, पर उसके पहले उन्हें विज्जू की मौत को इतनी सारी पब्लिक के सामने एक सैक्रिफाइस के तौर पर दिखाना होगा, जिसकी हालत ठीक नहीं थी और डॉक्टर के मुताबिक वो कभी भी मर सकता है। मगर एक दिन अचानक से विज्जू को होश आ जाता है और वो काफी अजीब बातें कर रहा था। ये देख सोलोमन और मैथ्यूस दोनों ही हैरान होते हैं। विज्जू सोलोमन से कहता है कि अब तुम लोगों को मेरी वजह से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 80% हिस्सा मैं रखूंगा और बाकी तुम। यहाँ विज्जू के पास ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो उन सभी को पीटता है जो उसे मारने आते हैं। अब ये सारे बदलाव विज्जू में कैसे आ गए थे, इसके जवाब में डॉक्टर बताता है कि लगातार डिप्रेशन की दवा खाने की वजह से ये शायद पागल हो चुका है और इसी कारण ये ऐसी हरकतें कर रहा है। बाकी डॉक्टर भी श्योर नहीं होते कि विज्जू सही में पागल है भी या नहीं। फिर इसका जवाब जानने के लिए सोलोमन विज्जू के असिस्टेंट को हटाकर उसकी जगह एस्तर नाम की लड़की को ले आता है, ताकि वो सोलोमन को ये बता सके कि विज्जू सच में पागल हुआ है या पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। अब एस्तर का भी पास्ट विज्जू की तरह अच्छा नहीं होता। असल में एस्तर किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे उसे एक बच्चा भी हुआ था। ये बात जब एस्तर के माता पिता को पता लगी तो उन्होंने एस्तर को घर से बाहर निकाल दिया और फिर बाद में उसे उस लड़के ने भी धोखा दे दिया। यही वजह थी कि एस्तर अपने बच्चे को पालने के लिए ये सब काम करती थी। अब वो विज्जू के पास जाती है तो विज्जू उसे एकदम सही आदमी लगता है। इस पर सोलोमन एस्तर को विज्जू पर थोड़ा और ध्यान देने के लिए कहता है। फिर समय के साथ एस्तर और विज्जू दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों का ही पास्ट अच्छा नहीं था। इसके बाद एक दिन विज्जू एक शो करता है जिसमें वही रिपोर्टर आता है जिसे विज्जू ने बेहोश किया था। वो विज्जू से अपने किए के लिए माफी मांगने के बाद अपने एक दोस्त को उसके सामने पेश करता है, जो कि चल नहीं पाता और रिपोर्टर चाहता था कि विज्जू उसे सही कर दे। असल में ये भी रिपोर्टर की एक चाल होती है और ये आदमी चल सकता है, जिसे रिपोर्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वो विज्जू की असलियत सबके सामने लाना चाहता था। जो बात विज्जू भी समझ जाता है कि ये मुझे फंसाने आया है। तब वो कहता है कि इस आदमी की टांग में शैतान का वास हो गया है, जिसे मार मार कर भगाना होगा। और जैसे विज्जू उसके पैर पर डंडे से वार करने वाला होता है, वैसे वो आदमी डर के मारे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब सभी लोग इस चीज को विज्जू का चमत्कार मानकर उसकी जय जयकार करते हैं। अब ये सब विज्जू का
एक भक्त थॉमस टीवी पर देख रहा था और वो विज्जू को इस कदर फॉलो किया करता था कि वो अपनी बीमार बेटी का इलाज भी कहीं नहीं करवा रहा था, क्योंकि उसे विज्जू और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, जिस कारण एक दिन उसकी बेटी की मौत हो जाती है और वो आदमी एकदम से अपनी बेटी की लाश को लेकर विज्जू के सामने पहुंचता है और फिर वो विज्जू से विनती करता है कि आप मेरी बेटी को छूकर उसे जिंदा कर दीजिए, जो करना विज्जू के वश में नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी गाड़ी के पीछे थॉमस अपनी बेटी की लाश को लिए भाग रहा था। इस पॉइंट पर विज्जू को अपनी गलती का एहसास होता है और एक दिन वो खुद थॉमस के परिवार को कॉल करके उससे माफी मांगता है। इधर विज्जू की हालत को देखकर एस्टर सोलोमन को कॉल करके बताती है कि विज्जू की दिमागी हालत सही नहीं है। अब क्योंकि एस्टर ने अपना काम कर दिया था तो सोलोमन उसे जाने के लिए कह देता है, जिसके गायब होते ही विज्जू एकदम से परेशान हो जाता है। वो गार्ड से एस्टर के बारे में पूछता है तो गार्ड कहता है कि इस नाम की कोई भी लड़की को मैंने आपके साथ नहीं देखा। यही चीज अवराचन भी उससे कहता है और बोलता है कि तुम थोड़ा आराम करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं कर पा रहा है। जिसकी बात पर विज्जू भड़क जाता है और कहता है कि तुम सब मुझे पागल साबित करना चाहते हो ताकि सारा प्रॉफिट तुम्हें मिले, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और सभी को तुम लोगों की सच्चाई बता दूंगा। इस पर अवराचन हंसते हुए कहता है कि कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन विज्जू ने ठान लिया था इसलिए वो अपना एक वीडियो बनाता है जिसमें उसने मैथ्यूस और सोलोमन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और वो उस वीडियो को उसी रिपोर्टर के पास भेजता है जो कि विज्जू को एक्सपोज करना चाहता था। हालांकि वो रिपोर्टर भी लालची निकलता है और इस वीडियो के बदले में वो सोलोमन से 5 करोड़ रुपए मांगता है, जो बात सुनकर सोलोमन उस रिपोर्टर का एक्सीडेंट करवा देता है और फिर मरने से पहले वो रिपोर्टर किसी को फोन करके वो वीडियो रिलीज करने के लिए कहता है। अब वीडियो के रिलीज होने के साथ सोलोमन, मैथ्यूस और अवराचन समझ जाते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसी बीच थॉमस सोलोमन और मैथ्यूस को मारने आ जाता है क्योंकि वो उनसे अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। असल में विज्जू की इस वीडियो के जरिए सभी के साथ उसे भी पता चल गया था कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। तब वो एक आरी की मदद से सोलोमन और मैथ्यूस के शरीर के कई टुकड़े कर देता है और अवराचन को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर सारे पैसों को भी फ्रीज कर दिया जाता है। साथ ही इधर विज्जू जैसे ही अपना शो खत्म करता है उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं, पर वो दिमागी रूप से बीमार था तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है जहाँ उसका इलाज चलता है। फिर 2 सालों बाद विज्जू पूरी तरह से ठीक होकर बाहर आता है, जिसे एस्तर का एक लेटर मिलता है और वो हर जगह एस्तर की खोज करने लगता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि एस्तर एम्स्टर्डम में है, इसलिए विज्जू तुरंत वहाँ जाकर एस्तर को ढूंढता है, जो कि उसे एक जगह मिल भी जाती है और जब वो विज्जू को देखती है तब वो उसकी तरफ भाग कर आती है और इससे पहले वो विज्जू को छू पाती। उसी वक्त ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, इस अजीब सी एंडिंग को समझने से पहले हमें मूवी की शुरुआत से बात करनी होगी। तो मूवी के शुरू होते ही हमने दीवार पर एक लाइन देखी थी, उसका साफ मतलब था कि कामयाबी हमेशा मेहनत से मिलती है, न कि शॉर्टकट लेने से। साथ ही एक बार विज्जू अपने भाई से ये कहता है कि एक दिन मेरी मोटिवेशनल क्लासेस करोड़ों में कमाएंगी। मेरे हिसाब से ये मूवी 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें से रियलिटी वाला हिस्सा छोटा और हेलुसिनेशन वाला हिस्सा काफी ज्यादा था। जब हमने विज्जू को मुंबई में रोते हुए देखा, उसके बाद की सारी घटनाएं उसके दिमाग की उपज थी, जो उसने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस और लोगों से प्रेरित होकर बनाई थी। विज्जू अपने भाई की मौत के साथ ही डिप्रेशन में चला गया था और अपनी माँ के जाने के बाद से ही वो स्ट्रगल कर रहा होता है, मगर उसके भाई की मौत ने उसे तोड़ दिया था। यही वजह थी कि वो सो नहीं पा रहा था और इस बारे में वो डॉक्टर से भी बता रहा होता है। इस पॉइंट से विज्जू अपने दिमाग की ट्रांस स्टेट यानी कि हेलुसिनेशन में चला गया, जिसके बाद अगले सीन में हम विज्जू को एकदम से ठीक ठाक दिखते हैं, जबकि इसके पहले वो डिप्रेस दिखाई दे रहा था। और साथ ही अब जो भी हो रहा था वो हमें थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कि मुंबई में विज्जू अचानक से बीच ट्रैफिक में कविता से मिलता है, जिससे वो एक बार ही मिला था। साथ ही उसने विज्जू को एक ऐसी जगह भेजा जहाँ वो सोलोमन और मैथ्यूस से मिला, जिन्होंने उसे शॉर्टकट लेने के लिए कहा और विज्जू उसे लेने के लिए तुरंत तैयार भी हो गया, क्योंकि इससे उसका सपना पूरा हो रहा था। यहाँ जो नकली गुरु और धर्म वाला एंगल दिखाया गया है वो विज्जू ने अपनी माँ की जिंदगी से लिया होगा, जिन्हें हमें कई बार पूजा वगैरह करते हुए दिखाया गया है और उनकी जिंदगी में धर्म का काफी इन्फ्लुएंस भी था, पर हमें ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया कि आखिर उन्होंने अपनी जान क्यों दी। आगे हम देखते कि विज्जू ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ समझ लिया था, जो कि शायद मुमकिन नहीं है। फिर जब सोलोमन विज्जू को मारता है और वो कोमा में जाता है तो उसके होश में आते ही सब कुछ और भी ज्यादा अजीब होने लग जाता है, जिसे आप भी नोटिस करोगे। इस पार्ट में सोलोमन बड़ी आसानी से विज्जू की बात मान गया था और विज्जू के अंदर अचानक से सुपर पावर कहाँ से आ गई, और सिर्फ इसलिए सोलोमन विज्जू के पास एस्तर को भेजता है क्योंकि उसे विज्जू की दिमागी हालत के बारे में जानना था। यह बात भी काफी ज्यादा अजीब थी। एक और बात दोस्तों, विज्जू ने एस्तर को एंजल कहा था, यानी कि उसकी जिंदगी में वो एंजल की तरह थी। एस्तर को कैरेक्टर को हम देखते हैं तो वो हमें विज्जू के भाई से इंस्पायर लगती है, क्योंकि वो
वो विज्जू के भाई की तरह ही अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर चुकी थी। साथ ही जो एस्थर का लेटर विज्जू को आखिरी में मिला था वो बिल्कुल उसी तरह लिखा गया था जैसे कि विज्जू के भाई ने मरने से पहले विज्जू के लिए लिखा था। माई विज्जू एकदम से विदेश चला गया और उसे एस्थर वहाँ मिल भी गई, यानी वो अपने भाई को नहीं बचा पाया लेकिन वो एस्थर को बचाना चाहता था। इसी बीच हमें थॉमस का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित था और उसके कैरेक्टर को हम विज्जू की माँ से इंस्पायर हुआ कह सकते हैं। हालांकि उनकी भी कहानी हमें दिखाई नहीं गई, तो ये कैरेक्टर विज्जू की जिंदगी के किसी और इंसिडेंट का परिणाम हो सकता है, जो कि बड़े ही आराम से विज्जू को कॉल कर लेता था और आराम से उसके पास एकदम से अपनी बच्ची की लाश लेकर पहुंच जाता था, जिन चीजों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी बातें बिना सर पैर के हमारे सपनों की तरह होती जा रही थी। ऊपर से आखिर में थॉमस बड़े आराम से मैथ्यूस और सोलोमन को मारकर उससे अपना बदला ले लेता है, जबकि उसने विज्जू को कुछ भी नहीं किया था। इस तरह से आप रिपोर्टर के कैरेक्टर को भी मान सकते हो। अब आते हैं मूवी की एंडिंग पर, जहाँ जैसी एस्थर विज्जू के पास पहुंचने वाली थी और उसी समय हम ग्लास के टूटने की आवाज के साथ ये मूवी खत्म होते देखते हैं। इस ग्लास की आवाज के जरिए हमें ये बताया गया कि विज्जू का ये सपना इस पॉइंट पर टूट गया और वो अपनी डिप्रेस्ड जिंदगी में वापस लौट आया, यानी कि वो ट्रांस स्टेट से बाहर आ गया। अब उसके साथ आगे जिंदगी में क्या हुआ ये हमें बताया नहीं गया। बाकी दोस्तों ये मेरा निष्कर्ष था जो मैंने मूवी से निकाला। आपकी इस मूवी को लेकर क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। वैसे अगर आपको एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।